तो 25 तारीख को सत्यादीप शर्मा क्लासेस के नवलखा सेंटर पर स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन बैच। इस बैच में 3 दिन की डेमो क्लासेस आप लोगों के लिए स्पेशल रहेंगी। तो अभी सत्यादीप शर्मा क्लासेस ज्वाइन करें और विभिन्न परीक्षाओं में अपना सिलेक्शन करवाएं पक्का। मध्य प्रदेश में व्यापम परीक्षाओं की बेस्ट फैकल्टी टीम से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो 25 तारीख को सत्यादीप शर्मा क्लासेस के नवलखा सेंटर पर स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन बैच। इस बैच में 3 दिन की डेमो क्लासेस आप लोगों के लिए स्पेशल रहेंगी। तो अभी सत्यादीप शर्मा क्लासेस ज्वाइन करें और विभिन्न परीक्षाओं में अपना सिलेक्शन करवाएं पक्का। मध्य प्रदेश में व्यापम परीक्षाओं की बेस्ट फैकल्टी टीम से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो 25 तारीख को सत्यादीप शर्मा क्लासेस के नवलखा सेंटर पर स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन बैच। इस बैच में 3 दिन की डेमो क्लासेस आप लोगों के लिए स्पेशल रहेंगी। तो अभी सत्यादीप शर्मा क्लासेस ज्वाइन करें और विभिन्न परीक्षाओं में अपना सिलेक्शन करवाएं पक्का। मध्य प्रदेश में व्यापम परीक्षाओं की बेस्ट फैकल्टी टीम से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो 25 तारीख को सत्यादीप शर्मा क्लासेस के गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विजेंद्र सिंह परमार सत्यादीप शर्मा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, ज्वाइन करिएगा फास्ट। हेलो बबलू जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 हमने पूरा पढ़ लिया है। ऐप पर वीडियो अवेलेबल है, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। आप लोग प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं जो नए लोग हैं, ठीक है। अभी उसका एक हमने क्या स्टार्ट किया, एक कुछ एमसीक्यूज हम कर रहे हैं। उसके किसके एमसीक्यूज कर रहे हैं? हम एमसीक्यूज कर रहे हैं एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के एमसीक्यूज देख रहे हैं, जिससे आपको प्रीलिम्स में जो ऑप्शन रहते हैं यही रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, क्लिक करना रहता है, तो आपको एमसीक्यूज पढ़ना आ जाए, तरीका आ जाए, ठीक है। एमसीक्यूज बाकी आपके पास बहुत सारे अवेलेबल है। एमसीक्यूज का तरीका यही रहता है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपको साथ में लगाते रहना चाहिए। जितने मार्केट में अवेलेबल हो, जितना मिल जाए, वो सब आपको एमसीक्यू सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। एक 50 क्वेश्चन का एक एमसीक्यूज का एक मैंने पीपीटी बनवाई थी, जिसमें से आपका कल 22 हो गए थे, ठीक है। 23 से हम आगे मूव करते हैं। तो 23 है, यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि वह व्यक्ति जिसे किराया दिया जाना है के बारे में विवाद है, किराएदार द्वारा मिथ्या या तुच्छ कारणों से उठाया गया है, तब न्यायालय क्या करेगा? यह चीज आपको याद आ रही होगी। सेक्शन 13 के सब सेक्शन 3 की बात कर रहा है, ठीक है। सब सेक्शन 3 में जो विवाद उठाया, वो डिस्प्यूट उठाया, कैसा था? मिथ्या या तुच्छ कारणों से था। कैसा था ये? जो आपने जो फॉल्स और फ्रिवलस था, ठीक है, फॉल्स और फ्रिवलस था। तो न्यायालय क्या कर सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है निष्कासन के विरुद्ध प्रतिरक्षा समाप्त करने का आदेश देगा एवं बाद की सुनवाई के लिए अग्रसर होगा, ठीक है। किराएदार के विरुद्ध निष्कासन की आज्ञप्ति पारित करेगा, ठीक है। निष्कासन के विरुद्ध प्रतिरक्षा समाप्त करने का आदेश देखो दोनों में डिफरेंस, ये माइन्यूट से डिफरेंस होते हैं, माइन्यूट से डिफरेंस। यहाँ क्या है? आदेश देगा। यहाँ क्या है? आदेश दे सकेगा एवं बात की सुनवाई के लिए अग्रसर होगा। पूरा ए और सी आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, ए और सी आपको एक जैसे दिख रहे होंगे। डिफरेंस सिर्फ देगा और दे सकेगा का है, यानी कि मे और शेल का डिफरेंस है, जो कि लॉ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मे और शेल का डिफरेंस लॉ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि देगा मतलब मैंडेटरी, देगा मतलब मैंडेटरी है, और दे सकेगा मतलब ये उसके पास क्या है? ऑप्शन है, डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे दे या ना दे, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, मैं भी डेली लाइव क्लास नहीं ले पाती हूँ, मेरी बेटी छोटी है इसलिए। कोई बात नहीं। देखिए, ऑनलाइन कोर्स जो परचेज किया है उनके लिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहता है कि भाई वो क्या है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो तो मिल ही रहा है ना। रिकॉर्डेड वीडियो तो आपको मिल ही रहा है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उससे अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं, पीडीएफ मिल जाती है आपको, ठीक है। चौथा ऑप्शन है प्रतिवादी को यह आदेश दे सकेगा कि वादी को विशेष व्यय अदा करे किंतु निष्कासन प्रतिरक्षा समाप्त करने आदि। ये तो देखो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों ने मेरे साथ ये एक्ट पढ़ा है वो ये बहुत समझ पा रहे होंगे कि
बी और डी तो बेकार है, हमको डाउट सिर्फ ए और सी में होना चाहिए, क्योंकि ये पता है जब मिथ्या तुच्छ कारणों से कोई विवाद उठाया जाता है तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कोर्ट क्या करता है, उसकी प्रतिरक्षा काट देता है, डिफेंस को स्ट्राइक आउट कर देता है। तो डिफेंस स्ट्राइक आउट कर देता है तो उसके कंडीशन में दो ऑप्शन है कि आदेश देगा कि दे सकेगा, तो आदेश दे सकेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, आवेदनी द्वारा अपने निष्कासन के लिए आज्ञप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत किसी अपील में निष्कासन के विरुद्ध संरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यह आवश्यक है कि किराएदार मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 13 की उपधारा 1 के अनुसार किराए की राशि न्यायालय में जमा करे या भवन स्वामी को अदा करे। भाई क्या जरूरत है, निष्कासन की आज्ञप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत किसी अपील में निष्कासन के विरुद्ध संरक्षण का लाभ लेना चाहता है। फिर से ये सेक्शन 13 की बात, सेक्शन 13, 12, 13 इन दोनों सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा कि भाई उपधारा 1 किराए की राशि न्यायालय में जमा करे या भवन स्वामी को अदा करे, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा, किराएदार मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 13 की उपधारा 1 के अनुसार किराए की राशि जमा करने या अदा करने को बाध्य नहीं है। भाई तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि भाई बाध्य नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन अपने आप में सही है, लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सही दिखेंगे, लेकिन आपको बेटर ऑप्शन हमेशा से सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यदि भवन स्वामी किराया जमा करने या अदा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करे तो किराएदार के लिए आवश्यक है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 1 के अनुसार किराया जमा करे, या भाई भूमि स्वामी को आवेदन नहीं करना, अपने से करना है उसको, तो ये ऑप्शन भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो भाई कौन सा ऑप्शन सही है बताओगे। कहां गए आज अवधेश वगैरह, अवधेश महादेव, ऑप्शन बताओ आंसर। तो इसका आंसर सही है कि भाई 13 की उपधारा 1 के अनुसार किराए की राशि या तो न्यायालय में जमा कर दे या भवन स्वामी को अदा कर दे, अगर वो फायदा लेना चाहता है धारा 13 के प्रावधानों का, ठीक है, संरक्षण चाहता है निष्कासन के विरुद्ध, तो ये उसको प्रोटेक्शन आज सेक्शन 13 में दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, है ना, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी तो आप बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। No court shall take cognizance of an offence punishable under the accommodation control unless the complaint in respect of the offence has been made। ये हम कर चुके हैं, आई थिंक सिंपल सा है। अपराध होने की 3 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, अपराध होने के 3 महीने के अंदर ही आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, तभी आपकी कंप्लेंट मान्य होगी, एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 लागू होता है, कहां लागू होता है भाई, ऐसे परिसर जो शासन की संपत्ति हो, इस पे लागू होता है क्या। वीक राधे जी गुड मॉर्निंग, लेट हो गए आज आप, कोई बात नहीं भाई, कहां लागू होता है ये देखना है, लागू होता है, कहां लागू होता है, तो ऐसे परिसर पर जो शासन की संपत्ति है इस पर लागू होता है क्या, ऐसे परिसर पर शासन की संपत्ति लागू होता है क्या, नहीं होता, सेक्शन 3 मना करता है। दूसरा, स्थानीय प्राधिकारी के पूर्णतः निवासी उद्देश्य से बनाए गए परिसर पर लागू होता है क्या, नहीं होता, ये भी सेक्शन 3 में लिखा है, आपने पढ़ा होगा तो। तीसरा, राज्य द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक संस्थान पर होता है क्या, नहीं होता, क्लियर हमने पढ़ा था कि अगर राज्य कुछ संस्थानों को अधिसूचना निकाल के इस अधिनियम के प्रावधानों से मुक्ति दे सकता है, लेकिन अधिसूचना निकालनी पड़ेगी, तो यही तो लिखा है कि राज्य द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होता। तो फिर ऑप्शन कौन सा सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट बताओ, आंसर दो। भारती कोहली जी, आपने वीडियोस तो सारे देख लिए होंगे ना, आप लाइव ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, तो आंसर दो इसका, ऐप पे है ना भारती कोहली जी, आंसर करो भाई, सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन नहीं है सही भाई, दूसरा ऑप्शन नहीं है सही भाई, तीसरा नहीं है सही, तो फिर कौन सा बचा, डी बचा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 14 के अनुसार किराएदार, पहले तो सबसे पहले आपको सेक्शन 14 याद होना चाहिए भाई, सेक्शन 14 है क्या, धारा 14 बात करता है, सेक्शन 14 बात करता है सब टेनेंसी के बारे में, उप किराए पे अगर कोई उठाना चाहते हो, किराएदार अपने भवन को स्थान को उप किराए पे देना चाहता है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है उसको, इसके बारे में प्रावधान किए गए। तो मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 14 के अनुसार किराएदार कैन सबलेट द होल और एनी पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन, पूरे स्थान को किराए पर दे सकता है, उसके किराएदारी के स्थान के अपने अधिकार को अंतरित या समुद्देशित कर सकता है,
किराएदारी के स्थान के संपूर्ण स्थान या आंशिक भाग को भूस्वामी की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपकिराए पर नहीं दे सकता। किराएदारी के स्थान के संपूर्ण या आंशिक भाग को भूस्वामी के पूर्व लिखित सहमति के बिना उपकिराए पर दे सकता है। कौन सा आंसर सही है, बताओ भाई, आंसर प्लीज बताइए। सी, वेरी गुड भारती जी, इसी का आंसर दिया है ना आपने, वेरी गुड, सी आंसर सही है। यही तो है कि क्या 14 में यही तो लिखा है कि भूस्वामी की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपकिराए पर नहीं देगा, बस सिंपल है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की कतिपय स्थानों पर लागू नहीं होता। कहां लागू नहीं होता? देखो आपको लग रहा होगा एक जैसा क्वेश्चन है, लेकिन घुमा वहां था, कहां लागू नहीं होता, कहां लागू होता है। यहाँ पे कहता है लागू नहीं होता, वहां होता है लागू होता है था, और यहाँ लागू नहीं होता। एक जैसे देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन अलग अलग हैं, समझो ध्यान से। अब ये पूछ रहा है कि कहां एप्लीकेबल नहीं है ये एक्ट, तो सबसे पहले है विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार की संपत्ति है, पर लागू होता है क्या? नहीं होता। सेक्शन 3 में लिखा है क्लियर, जो किसी स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति है और अनन्य रूप में अनावश्यक प्रयोजन को उपयोग में लाई जाती है, सेक्शन 3 में लिखा है, नहीं होता। जो किसी पूर्व संस्था के स्वामित्व का हो और सरकार की अधिसूचना द्वारा मुक्त हो, ये भी सही बात है, ये भी सही ऑप्शन है। तो भाई फिर क्या हुआ, कहां लागू होगा? तो फिर हमारा ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो गया? ऑल। भाई तीनों पी जगह पे लागू नहीं होता, तो इसका मतलब ऑप्शन सही हमारा हो गया डी। क्लियर? चलो नेक्स्ट, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मानक भाड़ा नियत करना आवश्यक है यदि विवाद संबंधित है। तो आपको सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 पता होना चाहिए। आपको पता है तो 1 सेकंड में आंसर कर दोगे, टाइम लगेगा ही नहीं इसमें। बताओ, पता है आपको इसका आंसर? एनीवन? वीक राधे जी प्लीज, भारती जी आंसर प्लीज। किसके बारे में विवाद है? कह रहा है कि धारा 13(2) के तहत मानक भाड़ा नियत करना आवश्यक है यदि विवाद संबंधित अवशेष किराए के बारे में, किराए की राशि के बारे में, एरियर्स ऑफ रेंट एंड अमाउंट ऑफ रेंट बोथ, दोनों के बारे में, ना तो अवशेष किराए के बारे में, ना ही किराया राशि के बारे में। आंसर कोई कर पाएगा? भाई सीधा सा एक वर्ड मिलता है, अमाउंट ऑफ रेंट, किराए की राशि के बारे में, सीधा सीधा लिखा है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ही नहीं है। अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं सिंपल क्वेश्चंस का, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने रिवीजन नहीं किया है। ठीक है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। लॉ का यही फंडा है, आपको रिवीजन करना ही पड़ता है ज्यादा से ज्यादा, अदरवाइज आप चीजें भूल जाते हो। नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 30। एक निवास एवं निवासित प्रयोजनों के लिए सम्मिश्र किराएदारी के प्रकरण में मकान मालिक किराएदार का निष्कासन मांग सकता है। ये क्वेश्चन हो गया था, है ना, किसी प्रयोजन की आवश्यकता सिद्ध कर सकता है, ये हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी, फिर से बता देता हूं। ऑनलाइन कोर्स हमारा परचेज करना चाहते हैं तो 1999 की प्राइस है। ठीक है, 1999 का कोर्स है। परमार सर 20 बिना स्पेस दिए कैपिटल लेटर में लिखना है। ये जब आप इस कोर्स को परचेस करते हैं, बाय करते हैं, तो अगर 1999 का जो कोर्स है, जब बाय नाउ करोगे, ये वाला कूपन अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट इस कोर्स पे और मिल जाता है, यानी कि 2000 रुपए का कोर्स आपको 1800 रुपए में मिल जाता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब पे मान के चलो लास्ट की एक आध क्लास और हो गई है ना, एक आध क्लास में उसकी लूंगा एलआरसी की, बाकी फिर सिर्फ ऐप पे चलेगी यहाँ से आगे, है ना। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवा लें जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो यदि कोई अभिधारी धारा 13 के अनुसार धनराशि निक्षिप्त या संदत नहीं करता तो क्या होता है? नहीं करता निक्षिप्त तो क्या होता है, बताओ? न्यायालय भूस्वामी को खर्चे दिलवा देगा, न्यायालय अभिधारी के विरुद्ध डिक्री पास कर देगा, न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेगा, या न्यायालय बेदखली के विरुद्ध प्रतिरक्षा काट दी जाने का आदेश देगा। डिफेंस स्ट्रक आउट कर देगा, डिफेंस को स्ट्रक आउट कर देगा। क्या करेगा बताओ आंसर? भारती आंसर करो, भारती जी आंसर करिए।
भाई सेक्शन 13 के क्लॉज 6 में सब सेक्शन 6 में क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर इस प्रावधानों के अनुसार धनराशि निक्षिप्त या संदत्त नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय बेदखली के विरुद्ध उसकी प्रतिरक्षा काट दी जाने का आदेश दे सकेगा। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, हाँ, जब अबेदारी ने चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात उस स्थान को सारवान नुकसान पहुंचाया है या पहुंचाने दिया है, इस संबंध में बेदखली का यह आधार विहित है। ये कहता है कि ये वाला जो ग्राउंड है ना, सब्सटेंशियल डैमेज, देखो धारा 12 का एक ग्राउंड है कि आप सारवान नुकसान पहुंचाता है उस स्थान को किराए पे जो दिया गया है ना, सब्सटेंशियल सारवान नुकसान सब्सटेंशियल डैमेज अगर करता है तो ये जो है इसका ऑप्शन कौन सा सही है, कहता है किस क्लॉज में लिखा हुआ है ये वाला ग्राउंड। तो 12(1)(i) में हो गया, ठीक है, 12(1)(k) में, 12(1)(m) में, 12(1)(n) में, किस ग्राउंड में है बताओ, किस क्लॉज में ये वाला ग्राउंड है, आंसर करो। भारती बी, अच्छा आपने बी इसका आंसर किया है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है, 12(1)(k) में है ये वाला ग्राउंड। तो आपको धारा 12 उपधारा 1 में जो 16 ग्राउंड है एमपी कोटेशन, वो आपको क्या करने पड़ेंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे, सबका की पॉइंट निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में क्या गलत है, सही नहीं बताना, सही तो सबको पता है, गलत क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह जिला न्यायाधीश की समझ प्रस्तुत की जा सकती है, बिल्कुल सही है, 31 में लिखा है। अपीली न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा, यह भी सही है। इस अधिनियम के अधीन भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी प्रत्येक आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील की जा सकती है, यह भी सही है। अपील प्रस्तुत करने की परिसीमा 90 दिन है, ये गलत है, क्योंकि 30 डेज में करना है आपको, 31 में लिखा है, ये कब करना है आपको, ये अपील आपको 30 दिन में करना है, यहाँ कितना लिखा है 90, तो क्या गलत है, ये वाला गलत है, ठीक है। तो इस और 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन गलत है, डी, तो आंसर हमारा सही हो गया डी। क्लियर। नेक्स्ट, अबेदारी धारा 13(1) मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत, 1961 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित किए गए अनुसार कोई रकम निक्षिप्त या संदत्त करने में चूक करता है तो न्यायालय बेदखली के विरुद्ध प्रतिरक्षा काट दी जाने का आदेश अधिनियम की किस धारा में दे सकेगा। ये आंसर तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बताएं, सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल सिंपल, बताओ। वी करा दे जी, भारती जी आंसर प्लीज बताइए। सेक्शन 13 के 1 में प्रतिरक्षा काटने का जो आदेश देता है, कहता है कि अपेक्षित के अनुसार रकम निक्षेप चूक करता है, ये शायद हमने किया भी है पहले, थोड़ी देर पहले, पर वो अलग तरीके से था वो। ये देखो सेक्शन 13 से किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आप ये देखो कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे वो क्वेश्चन है, मन से एक भी क्वेश्चन नहीं डाला मैंने इसमें, ये सारे वो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ये वो क्वेश्चन है। तो क्या समझ में आया इसमें आपको, वहां पे ये था कि क्या होगा भाई, जो है उसकी प्रतिरक्षा काट देगा, ये हमने पढ़ा था। अब ये पूछ रहा है कि वो प्रतिरक्षा जो काट देगा वो किस क्लॉज में है, इसमें से बताओ आंसर, ठीक है, 13 के 6 में, डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन परिवार की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, भैया बताओ। 2 के ई में, धारा 2 की में ये डेफिनेशन दी गई है, तो हाँ बिल्कुल वी करा दीजिए, बिल्कुल सही आंसर है आपका 13 का 6, वेरी गुड। इसका आंसर और करो, कौन शामिल नहीं है, जो कुटुंब की एक परिभाषा पढ़ी थी हमने, फैमिली की डेफिनेशन पढ़ी थी धारा 2 के ई में, ठीक है। तो क्या ऑप्शन है इसका, बताओ सही आंसर। विवाहित बहन आती है क्या कुटुंब की परिभाषा में, पितामह यानी ग्रैंडफादर, भाई आता है क्या, और भाई का पुत्र आता है क्या। तो 12 सेक्शन 2 क्लॉज ई, अगर आप याद कर पा रहे हो, डेफिनेशन क्लॉज में जो फर्स्ट डे हमने पढ़ा था, तो उसमें क्लियर मेंशन है क्या, कि भाई भाई का पुत्र आता है, भाई आता है, पितामह आता है, बहन नहीं आती है, बहन नहीं आती है।
ठीक है, बहन आती है लेकिन कौन सी, अविवाहित अगर है तो, अविवाहित अगर बहन है तो आएगी, तो ये तो विवाहित है ना, तो आंसर हमारा कौन सा सही हुआ, ए। क्लियर, वी करा दे जी, बिल्कुल सही है भारती, बिल्कुल सही है आपका आंसर, है ना, ए। ठीक है, ऐसे फास्ट आंसर किया करो। ठीक है, चलो, अब ये क्या कहता है, मध्य प्रदेश स्थानांतरण अधिनियम के अध्याय 3A के तहत एक भूस्वामी में सम्मिलित नहीं है। चैप्टर 3A जो था स्पेशल लैंडलॉर्ड के लिए था, ठीक है, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, ये नई वाले क्वेश्चन जो भी होते हैं ना, इनको आप पहले मार्क कर लिया करो, नहीं अलग से कर लिया करो, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाता है ना। नहीं तो कौन नहीं है शामिल, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है क्या शामिल, भाई जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं 23A के लिए पहले दी कहां गई है डेफिनेशन, ये नोट कर लो आप भाई, कहां दी गई है आपको याद होना चाहिए, 23J में दी गई है परिभाषा। ठीक है, कौन शामिल नहीं है, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति शामिल है क्या, हाँ शामिल है। सेवानिवृत्त शासकीय सेवक शामिल है क्या, है, आता है इसमें, बिल्कुल आता है। विधवा तलाकशुदा पत्नी आती है क्या, बिल्कुल आती है। कौन नहीं आता, प्राइवेट कंपनी का रिटायर्ड कर्मचारी इसमें नहीं आता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी का रिटायर्ड जो कर्मचारी है वो इस डेफिनेशन में नहीं आता है। तो ये सही है क्या आंसर, बताओ जरा, वी करा दे जी। राकेश जी, डी आंसर। भारती, सही आंसर डी, सही है क्या, अब आप लोग कह रहे हो तो फिर सही होगा, तो मैं भी सही मान लेता हूं, और यही सही है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी का, ये गवर्नमेंट कंपनी का कर्मचारी है वो आता है, ठीक है, प्राइवेट वाला नहीं आता। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानक भाड़ा कितने समय की अवधि के लिए नियत किया जाएगा, सेक्शन याद अगर कर पा रहे हो तो 10 याद आ रहा है, सेक्शन 10 बताओ आंसर, राकेश जी आंसर करिए। 6 महीने के लिए, 11 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 11 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ, ऑप्शन डी नो लिमिट। मैंने हिंट दे दी, सेक्शन 10 में लिखा है, सेक्शन 10 में लिखा है, मैंने आपको हिंट दे दी, बताइएगा। ये थोड़े स्क्रॉल कर देना कमेंट ऐप वाले, ठीक है, तो आंसर बताओ, आंसर करो भाई। 12 महीने के लिए, किसके लिए, 12 महीने के लिए, सेक्शन 10 में लिखा है जो मानक भाड़ा नियत किया जाएगा वो 12 महीने के लिए टेनेंसी के लिए किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा उसके किराएदार के विरुद्ध भाड़ा नियंत्रक अधिकारी के समक्ष सद्भाविक आवश्यकता आधारित प्रस्तुतवाद में पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा भाई, ये स्पेशल लैंडलॉर्ड है, सेवानिवृत्त कर्मचारी था भाई, है ना, उसने किराएदार के विरुद्ध भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर बाद प्रस्तुत किया, उसने अंतिम आदेश किया, उसके विरुद्ध क्या करेगा, पुनरीक्षण करेगा। कहाँ करेगा, हाई कोर्ट में करेगा, जिला न्यायालय में करेगा, सिविल न्यायालय में करेगा, या कमिश्नर के यहाँ करेगा, आयुक्त के यहाँ करेगा, बताओ ऑप्शन, बताओ ए बी सी डी, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कमिश्नर कोर्ट। सॉरी सर मैंने आपकी सारी क्लास अटेंड नहीं किया है, हाँ कोई बात नहीं, भी करा दी, आप वीडियो देख लेना, अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका आंसर बताएं, रिवीजन कहाँ होगा, बताइए कहाँ होगा आंसर इसका, पता कौन सा आंसर है, रिवीजन कहाँ होगा, तो ये रिवीजन होगा हाई कोर्ट में, पढ़ा है हमने चैप्टर 3A में, क्लियर, हाई कोर्ट में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा निम्नलिखित कौन सा कार्य मध्य प्रदेश स्थानांतरण अधिनियम के अंतर्गत किराएदार के निष्कासन का आधार नहीं है, बताओ कौन सा ऐसा ग्राउंड है जो इसमें आपको ग्राउंड नजर नहीं आ रहा,
सेक्शन 12(1) में 16 ग्राउंड्स हैं, 16 ग्राउंड हैं, तो 16 ग्राउंड में से 3 ग्राउंड आपको यहाँ मैच करेंगे, चौथा होगा जो बाहर का होगा, जो आपको अलग नजर आएगा। तो बता दो भाई ये कौन सा ग्राउंड है चौथा जो कि यहाँ नहीं है, जो कि धारा 12 में नहीं लिखा। ये स्क्रॉल करना है ना, स्क्रॉल फिर से हो गया। बताओ न्यूसेंस है क्या ग्राउंड? न्यूसेंस है क्या ग्राउंड? न्यूसेंस ग्राउंड है? डिस्क्लेमर ऑफ टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड, भूस्वामी के स्वत्व से इंकार करना है? तात्विक संरचना संबंधी परिवर्तन है या अतिधारण है? बताओ क्या कह रहा है, कौन सा निष्कासन का आधार नहीं है? तो सबसे पहला न्यूसेंस हाँ है, कहां लिखा है? 12(1)(c) में लिखा है। डिस्क्लेमर ऑफ टाइटल है क्या? हाँ भाई, स्वामित्व से इंकार 12(1)(c) से ही निकलता है। तात्विक संरचना संबंधी परिवर्तन, ये ग्राउंड भी है। तो कौन सा ग्राउंड नहीं है? अतिधारण, होल्डिंग ओवर, अतिधारण। ये अतिधारण क्या होता है? होल्डिंग ओवर होता क्या है भाई? होल्डिंग ओवर क्या होता है बताओ? होल्डिंग ओवर क्या होता है? किराएदारी थी 11 महीने की, समझो होल्डिंग ओवर क्या होता है। किराएदारी थी 11 महीने की, ठीक है, 11 महीने की किराएदारी खत्म हो गई और वो अभी भी मकान में रह रहा है। मकान मालिक ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, मकान मालिक ने भी कुछ नहीं बोला, है ना, मकान मालिक ने कुछ नहीं बोला और वो अभी भी मकान में रह रहा है और किराया दे रहा है, मकान मालिक किराया ले रहा है, तो टेनेंसी तो खत्म हो गई। तो ये किराएदारी समाप्त होने के बाद भी जो बना रहता है कब्जे में और वो किराया लेता रहता है, तो इसी को बोलते हैं होल्डिंग ओवर, इसको बोलते हैं अतिधारण। तो ये अतिधारण, इसके बारे में प्रावधान आपको टीपीए में मिलते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मिलेंगे, सेक्शन 116 उसका बात करता है, लेकिन यहां पे ये निष्कासन का आधार नहीं है। ठीक है, तो भाई हमारा जो ऑप्शन होगा सही वो कौन सा होगा? डी, होल्डिंग ओवर। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट है कि अध्याय 3 के प्रावधान धारा ... स्पेस है में वर्णित भूस्वामी को लागू नहीं होते। अध्याय 3 के प्रावधान किस सेक्शन में डिफाइन भूमि स्वामी है, लैंडलॉर्ड है, जिन पे ये लागू नहीं होता है? क्या कह रहे हैं राकेश जी, क्लास कब शुरू होती सर? ये 11 बजे शुरू होती है, ऑनलाइन क्लास 11 बजे, ऑफलाइन सुबह 9 बजे। ठीक है, चलो आंसर करो भाई। चैप्टर 3 के प्रावधान कहां लागू नहीं होते? भारती, राकेश, वी के राधे जी आंसर करो, कहां पे लागू नहीं होती है ये? चैप्टर 3 के प्रावधान किस धारा में वर्णित, किस सेक्शन में डिफाइन है भूस्वामी को लागू नहीं होते? तो अगर आप सेक्शन 11 पढ़ोगे, सेक्शन 11A, सेक्शन 11A में ये लिखा हुआ है कि चैप्टर 3 अध्याय 3 के जो प्रावधान है धारा 23, ये वाला ऑप्शन है, जे में जो परिभाषित भूस्वामी है, लैंड लॉर्ड है, उस पे ये लागू नहीं होते हैं। क्लियर है? सेक्शन 11A पढ़ सकते हो आप क्लैरिफिकेशन के लिए। देखो ये, हाँ ये जो अभी बात मैंने आपको बता दी, ठीक है, 20% कूपन आप अप्लाई करते हैं तो 1999 का ऑनलाइन कोर्स आपको और 20% लेस में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ भारती, ठीक है। चलो ऐप पे थोड़ा सा लेट आता है कमेंट, है ना, आपका आंसर मिल गया भारती, मुझे थोड़ा लेट आता है। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1) यानी कि 12(1)(o) के अंतर्गत निष्कासन चाहने के लिए मकान मालिक द्वारा किराएदार को सूचना पत्र दिया जाता है। अब आपको याद अगर आ रहा हो, मैंने जब एक्ट पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि जो 16 ग्राउंड हैं उनमें से सिर्फ 2 ग्राउंड ऐसे हैं जिन पे के नोटिस देना मैंडेटरी है, नोटिस दिया जाना जरूरी है। सिर्फ 2 ही ग्राउंड ऐसे हैं। कौन कौन से हैं भाई वो ग्राउंड? तो 12(1)(a) पढ़ा था हमने एक, तो इसमें कितने महीने का नोटिस दिया जाता है? 2 महीने का। भाई आपका किराया ड्यू है, किराया आपको जो है ड्यू है, तो आपको 2 महीने का नोटिस दिया जाता है। 2 महीने के अंदर जब आप किराया पेमेंट नहीं करते हो तब ये निष्कासन का आधार होता है। तो यहां तो टाइम फिक्स है 2 महीने का। और एक जो दूसरा ग्राउंड है जहां पे भी आपको पहले नोटिस देना पड़ता है तब ग्राउंड आपका तैयार होता है, वो है आपका 12(1)(o), जिसकी बात हम यहां कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए कोई टाइम फिक्स है क्या? इसके लिए कोई टाइम फिक्स है क्या? तो 12(1)(o) के लिए कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। 12(1)(a) के लिए फिक्स था 2 महीने,
12(1) के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? एट एनी टाइम बिफोर फाइलिंग द सूट, दावा प्रस्तुत करने से पूर्व कभी भी दे सकते हो क्योंकि कोई टाइम फिक्स नहीं है, और यही आंसर है। कई बार क्या होता है कि आपको ना पहला ऑप्शन पढ़ने भर से क्लियर हो जाता है कि भाई यही आंसर है, तो आप इतना फास्ट आंसर कर, तो लेकिन फिर भी जो सही तरीका है वो ये है कि आपको पूरे ऑप्शन फिर भी पढ़ना चाहिए। हमको मिल गया आंसर कि यही आंसर, फिर भी पढ़ेंगे। एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू फाइलिंग, कम से कम 1 महीने पूरे, नहीं है। दावा प्रस्तुत करने पहले कम से कम 2 माह पूर्व, गलत है। दावा प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 6 माह पूर्व, गलत है। तो सही कौन सा हुआ कि दावा प्रस्तुत करने के पूर्व कभी भी वो जो है ये क्या कर सकता है, नोटिस उसको दे सकता है, क्योंकि कोई टाइम फिक्स नहीं है। 12(1) में टाइम फिक्स था और इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। तो 12(1) और ओ दो ऐसे ग्राउंड है जिनमें नोटिस देना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, और ए में 2 महीने का टाइम है, इसमें कोई साथ में से देखो एमसीक्यू जब हम सॉल्व करते हैं ना तो कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे क्लियर होते हैं हमारे, है ना, ये भी एक फायदा है। राकेश जी, हाँ फीस कितनी है सर? ऑफलाइन बैच की फीस है 35,000, 35,000 रुपए फीस है ऑफलाइन की, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस होता है, ये आप भी समझते हैं, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन में काफी डिफरेंस होता है ना। वो 2 घंटे की क्लास रहती है, 1 घंटे की रहती है, बहुत सारा तो है ना ऑफलाइन की फीस। लेकिन ऑफलाइन की भी फीस, मैं ऑल एमपी छोड़ दो आप, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, इतनी फीस कम सिविल जज की ऑफलाइन की कहीं नहीं है। आपको पता है इंदौर में ही अगर बात कर लूँ तो, है ना, 1-1 लाख, 1.25 लाख रुपए फीस इंदौर में लग रही है ना। दिल्ली वैली चले जाओगे तो बात ही लिमिट ही नहीं है, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक फीस है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑफलाइन की फीस हमने सबसे कम रखी है, इससे कम फीस आपको कहीं भी मिलेगी नहीं, ये गारंटी करता हूँ। इंदौर में आप कहीं भी चले इससे कम फीस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दोनों ही में से जो ऑप्शन आपको बेटर लगता है आप ले सकते हैं। क्लियर? चलो 12(1) 12(1) हो गया, ठीक है, ये आप समझ में आ गया, दोनों ग्राउंड क्लियर है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट। हाँ दिलीप जी गुड मॉर्निंग। चलो ये बात करता है, यदि अवेदारी ने स्थान विधि विरुद्धतया उपभाड़े पर दे दिया है तो भूस्वामी बेदखली के बाद, ये एक्चुअली वाद होता है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, वाद वा होता है, किस उपबंध के अधीन संस्थित कर सकेगा? भाई कहता है कि अगर गलत तरीके से उपभाड़े पे दे दिया, अनलॉफुली क्या कर दिया उसको, सब टेनेंसी कर दी, उप किराए पे दे दिया बिना, मतलब गलत तरीके से, मतलब क्या हो गया, गलत तरीके से मतलब हो गया कि भाड़े जो भूस्वामी है, जो लैंड, उसकी परमिशन लिए बिना आपने किराए पे उठा दिया, तो ये हमारा ग्राउंड है, ये निष्कासन का आधार है। तो ये ग्राउंड कहां पे है ये पूछ रहा है, किस सेक्शन में है ग्राउंड, बताओ जरा। भारती बिल्कुल बी, बिल्कुल बी। चलो और कोई? भारती का आंसर है बी, यानी कि उनका कहना यह है कि भाई ये वाला ग्राउंड है, 12(1) में ये ग्राउंड दिया। क्या सही है बाकी लोग, क्या ये आंसर सही है? सही है क्या? बिल्कुल सही है, ये ग्राउंड 12(1) में ही दिया हुआ है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। यदि कोई अविदारी धारा 13(1) उपधारा 13(2) के अनुसार निक्षेप या संदाय कर देता है तो उस स्थान के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस आधार पर कोई डिक्री या आदेश नहीं दिया जाएगा? देखो आप समझ रहे होगे सेक्शन 13 का डायमेंशन कितना बड़ा है, आप समझ पा रहे होगे। सेक्शन 13 से कितने क्वेश्चन आ गए, लेकिन कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। अलग अलग तरीके से सेक्शन 13 से बहुत तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो ये नया तरीके का क्वेश्चन आया सेक्शन 13 से ही। क्या कहता है कि यदि कोई अविदारी धारा 13(1) और 2 के अनुसार निक्षेप या संदाय कर देता है तो उस स्थान के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस आधार पर कोई डिक्री आदेश नहीं दिया जाएगा? तो सेक्शन 13 का क्लॉज 6 कहता है कि यदि धारा 13(1) या 2 के उपबंध अनुसार अगर जमा कर दिया जाता है किराया तो किस ग्राउंड के आधार पर उसको निष्कासित नहीं किया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा? तो ऑप्शन है भाड़े का संदाय करने में अविदारी द्वारा व्यतिक्रम के आधार पर, यानी कि 12(1)A, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, यानी कि 12(1)E, निवास स्थान के रूप में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर, ये होगा 12(1)E, विधि विरुद्धतया उपवाड़े पर देने के आधार पर 12(1)B, और कहता है धारा 12 के वर्णित किसी भी आधार पर। ऐसा है क्या? क्या है भाई भारती आंसर? बी। ये बी आंसर किसने दिया है? दिलीप जी, दिलीप अखाड़िया जी, बी आंसर दिया है आपने। अच्छा पुराने वाले का दिया होगा आपने आंसर बी। इसका आंसर बताओ, बी इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर
43 का आंसर बताओ, बताओ बताओ, कौन बताएगा फास्ट, बताइए। 43 का आंसर है ये ए। ठीक है, बाड़े का संदाय करने में अबेदारी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ये आपको सेक्शन 13 के सब सेक्शन 6 में मिल जाएगा कि यदि 13(1)(2) का प्रावधान पालन कर देता है तो इस ग्राउंड पे तो उसको नहीं निकाला जाएगा कि उसने किराया नहीं दिया है, क्योंकि किराया जमा कर दिया, लेकिन बाकी के ग्राउंड्स पे निकाला जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, धारा 23 का के स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के दिन जब भूस्वामी मिथ्या तथा तुच्छ आवेदन करता है तो उसे प्रतिकारात्मक खर्चों के रूप में अधिकतम कितनी राशि अदा करने के लिए आदेश किया जा सकता है। कहता है धारा 23 से स्थान नियंत्रण अधिनियम ये विशेष प्रावधान कर रहा है। कहता है यहाँ पे भूस्वामी मिथ्या या तुच्छ आवेदन करता है तो कितने महीने तक का किराए की जो है उस पर कितने महीने तक प्रतिकारात्मक खर्चों के रूप में एक पेनल्टी स्वरूप जो है अधिकतम कितनी राशि अदा करने के लिए आदेशित किया जा सकता है। स्थान के 6 माह के भाड़े के बराबर, स्थान के 3 माह के भाड़े के बराबर, स्थान के 2 माह के भाड़े के बराबर, या स्थान के 12 माह के भाड़े के बराबर। बताओ, बताइए आंसर, बताइए भाई, इसका क्या आंसर है बताओ। 6 महीने के बराबर किराए के बराबर उस पर कंपनसेट करेगा, 3 महीने के, 2 महीने के, 12, कितने महीने के किराए के बराबर प्रतिक्रियात्मक खर्चे दिलाए जाएंगे धारा 23 ए में जब उसका उल्लंघन करता है तो मिथ्या या तुच्छ गलत तरीके से आवेदन कर देता है भूस्वामी। कितना बताओ भारती, आंसर बोलिए, कहां मिलेगा ये प्रोविजन, पढ़ लेना। सेक्शन 43 में जो पेनल्टीज पड़ी थी ना हमने, वहां आपको प्रोविजन मिल जाएगा। तो 6 महीने के भाड़े के बराबर उस पर प्रतिक्रियात्मक खर्चे आरोपित किए जाते हैं, इम्पोज कर दिए जाते हैं। किसके ऊपर, किसके ऊपर, भूमि स्वामी के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट, यदि कोई भूस्वामी मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 38 की उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह दंडनीय है। भाई यदि कोई भूस्वामी क्या करता है, 38(1) के उपबंधों का उल्लंघन कर रहा है तो सबसे पहले आपको सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 याद होना चाहिए। क्या कहता है धारा 38(1) ये कहता है कि बिना किसी पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के जो आवश्यक प्रदाय और सेवा जो दिए गए हैं उसको, लाइट, पानी, स्वच्छता सेवाएं, सैनिटरी सर्विसेज, ये सब मकान मालिक बंद नहीं करेगा। 38 में ये लिखा है, और अगर कर दिया तो कितनी पेनल्टी है, ये पेनल्टी कहाँ है, ये पेनल्टी भी सेक्शन 43 में मिलेगी आपको। कितनी सजा है बताओ, 3 महीने तक का कारावास हो सकता है, 1,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 3 महीने तक की अवधि का कारावास या 1,000 रुपए तक का अर्थदंड से, या दोनों से हो सकता है, मात्र अर्थदंड से हो सकता है, यानी कि सिर्फ जुर्माना, या इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई कौन आंसर करेगा इसका, एनीवन, कौन आंसर करेगा इसका, बताओ, बताइएगा। अच्छा अब आपको समझ में आ रही हो कि ये ऑप्शन कुछ एक जैसे लिख रहे हैं, 3 महीने की अवधि का कारावास, 1,000 रुपए जुर्माना, ये सही है? या यहां भी लिखा है 3 महीने तक की अवधि का कारावास, 1,000 रुपए जुर्माना, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, या दोनों। कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी, ओनली विथ फाइन। राकेश जी आपका आंसर है सी, और सी में लिखा हुआ है ओनली विथ फाइन। नहीं, ये सही आंसर नहीं है। दूसरा सही आंसर बताओ भाई। भारती कोहली ने आंसर अभी अभी किया है क्या? नहीं, ये तो आपका पुराना आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, जिसमें 3 महीने तक की सजा हो सकती है, 1,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर? नेक्स्ट, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 6 की उपधारा 4 में दिए गए करार के अनुसार भूस्वामी स्थान को किराए पर दिए जाने वाले व्यक्ति से अग्रिम किराए के रूप में करार किए गए किराए के बराबर राशि ले सकता है जो अवधि निम्नलिखित में किससे अधिक। ये हम कर चुके हैं, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट था। ठीक है, दूसरी किसी ईयर में आया होगा इसलिए रिपीट हो गया। तो बताओ, ये तो कर चुके हैं, ये तो बता दो।
भाई ये एडवांस लेता है ना, सेक्शन 6 के सबसेक्शन 4 में एडवांस ले सकता है। भाई ऐसा है कि मकान का निर्माण आप करो, फंड में लगाता हूँ, और जो जितना पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा, शर्त ये है कि जब वो मकान बन जाएगा तो मुझे ही किराए पे दोगे या मेरे किसी रिलेटिव को किराए पे दोगे, और जो एडवांस के तौर पर पैसे दे दिए हैं वो हर महीने किराए की राशि के तौर पे एडवांस माना जाएगा, और महीने एडजस्ट होता जाएगा, कटता जाएगा। तो भाई इसका आंसर कर पाओगे क्या आप लोग? करना तो चाहिए वैसे, बहुत इजी है, और हम इसी कल की क्लास में हम इसको कर ही चुके हैं। पहला ही क्वेश्चन ये था, बताओ। चलो तो इसका आंसर फिर मैं ही बता देता हूं, ये आंसर है 5 साल। 5 साल, 5 years, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित कुटुंब का सदस्य नहीं है? बताओ भाई। ये आंसर भी आई थिंक हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप आंसर नहीं कर रहे हो, बताओ। हाँ भाई बताएं, इनमें से कौन अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित कुटुंब का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फैमिली एज डिफाइंड अंडर अंडर द एक्ट? बताओ। चाचा की विधवा, पैटर्नल अंकल्स विडो, भाई का पुत्र, पुत्र का पुत्र, अविवाहित बहन। कौन नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन नहीं है, बताओ। बी आंसर किया है भारती ने। भारती इसी का आंसर किया है आपने? नहीं, पुराने वाले का किया, इसमें थोड़ा सा लेट आता है कमेंट में, है ना? ठीक है, तो बताओ भाई कौन बताएगा? राकेश जी आंसर करेंगे आप? इसका आंसर है ये, सन्स सन, पुत्र का पुत्र। पोता नहीं आता, विधवा, चाचा की विधवा आती है, भाई का पुत्र आता है, पुत्र का पुत्र नहीं आता है, अविवाहित बहन आती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया पुत्र का पुत्र, यानी पोता इसमें नहीं आता है। ये कुटुंब की जो डेफिनेशन है उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, बढ़ना ही पड़ेगा। जब धारा 13(6) के अंतर्गत अबेदारी के निष्कासन के विरुद्ध प्रतिरक्षा समाप्त कर दी जाती है, तब अबेदारी को, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हमने क्या पढ़ा था, धारा 13 की उपधारा 6 में और 4 में, दो जगह डिफेंस को स्ट्रक आउट करने के प्रोविजन पढ़ते हैं। वहां क्या लिखा है कि अगर डिफेंस स्ट्रक आउट कर दिया है, प्रतिरक्षा काट दी है, तो क्या करेंगे? प्रतिरक्षा काटने का मतलब क्या है कि भाई उसको भगा देंगे, एक्स पार्टी डिक्री कर देंगे, उसको सुनेंगे ही नहीं क्या? ऐसा करेंगे क्या? तो क्या करेंगे देखो जरा, ठीक है। तो निष्कासन के विरुद्ध प्रतिरक्षा समाप्त करी तब अबेदारी को सामान्य विधि के अंतर्गत प्रतिरक्षा उपलब्ध रहती है, नंबर 1। वादी साक्षियों को प्रतिपरीक्षित करने का अधिकार होता है, नंबर 2। वादी की कमजोरियों सामने ला सकता है। बताओ यह सभी, यह सभी बताओ, ऑप्शन बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अगर आपने आंसर कर दिया मतलब आपने अकोमोडेशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया। बताइए, देखिए जब भी डिफेंस स्ट्रक आउट किया जाता है ना, डिफेंस जो स्ट्रक डाउन किया जाता है तो, और या प्रतिरक्षा काट दी जाती है, नहीं बोलते हैं, प्रतिरक्षा समाप्त कर जाती है, तो उसमें ये रहता है इस अधिनियम में जो डिफेंस हैं, इस अधिनियम में जो डिफेंस उसको अवेलेबल हैं, किराएदार को सिर्फ वो नहीं उठा सकता। ये माना जाएगा मानो को उसने WS प्रतिरक्षा पेश ही नहीं की है, ठीक है, उसने कोई प्रतिवाद ही नहीं किया, ये मान लिया जाएगा। यानी इस अधिनियम के सिर्फ जो अधिकार है प्रतिरक्षा वो काट दी जाती है, लेकिन अन्य किसी सामान्य विधि के अंदर कोई प्रतिरक्षा उपलब्ध है, उसको एविडेंस में कुछ डिफेंस अवेलेबल है, उसको CPC में डिफेंस अवेलेबल है ना, किसी भी सामान्य विधि में उसको अगर प्रतिरक्षा कोई उपलब्ध है तो वो उसकी बनी रहती है, वो स्ट्रक डाउन नहीं होती है। वादी साक्षी जो है उनके प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार बना रहता है, वो जो क्या कर सकता है, प्रतिपरीक्षा उसकी कर सकता है, ठीक है। और वादी की कमजोरी अगर कोई है तो उसका फायदा उठा सकता है, उसको सामने ला सकता है, कोई लूप होल्स अगर उसका नजर आ रहा है तो उसका फायदा उठा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, यह सभी। तो सही आंसर कौन सा हो गया? ये सारे उसको अवेलेबल है, ठीक है। सही आंसर हो गया हमारा डी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, मैंने एक भी क्लास ना अटेंड की सर। राकेश जी कोई बात नहीं, वीडियोस अवेलेबल हैं, अब पढ़ सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, ऐप पे भी अवेलेबल है, और ये वाला सब्जेक्ट तो यूट्यूब पर भी है, पर आगे वाला यूट्यूब पे नहीं रहेगा, ऐप पे ही आपको कोर्स बाय करना पड़ेगा। यदि कोई अबेदारी धारा 13(1), 13(2) के अनुसार निक्षेप या संदाय कर देता है तो स्थान के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए न्यायालय निम्नलिखित में किस आधार पर
कोई डिक्री आदेश नहीं दिया जाएगा। ये अभी हमने पढ़ा था और वो अलग तरीके से पूछा था, ये अलग तरीके से पूछा था। ये आप देखो ना भाई, क्वेश्चंस वही है, सेक्शन वही है, पूछने का तरीका अलग है। तो आपको हर तरीके से आंसर करना आना चाहिए। तो ये क्या कहता है, 12(1)(b), 12(1)(a), C, D, 13(1) और 2 के अनुसार हमने किराया कर दिया जमा। तो किस ग्राउंड में से डिक्री आदेश, किस ग्राउंड पे उसको एविक्ट नहीं किया, सो अभी हमने पढ़ा था ना, किराए का भुगतान ना करने पे, तो वो ग्राउंड कहां दिया गया है, 12(1)(a) में दिया है, 12(1)(a), तो आंसर, करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट है। हाँ, क्या आंसर कर रहे हो राकेश जी? बी नहीं है, बी नहीं है ना, देखो ना, ए आंसर है, 12(1)(a). ठीक है, जो किराए के भुगतान ना करने का जो ग्राउंड था, उस ग्राउंड पे एविक्ट नहीं किया जाएगा आपको, बाकी ग्राउंड पे तो एविक्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलो। जहां किसी भूस्वामी ने कोई स्थान अंतरण द्वारा अर्जित किया है, कैसे? अंतरण द्वारा, मतलब ट्रांसफर होके नया भूमि स्वामी है, नया भूस्वामी है, किया हो, तो कोई निष्कासन का बाद धारा 12(1) के खंड है ये, या चा के आधार पर कितनी अवधि पूर्व चलने योग्य नहीं होगा। भाई याद आ रहा है क्या? ये याद आ रहा है? नया भूमि स्वामी, न्यू लैंडलॉर्ड, सेक्शन 12 में जो डिफेंसेस थी, उन डिफेंस में से एक है कि नया भूमि स्वामी अगर है तो 12(1)(e) के ग्राउंड में से 12(1) के ई और एफ के ग्राउंड पे आपने खाली करवाया है और आप नए भूमि स्वामी हो, मतलब ट्रांसफर से मिला है आपको, तो आप कम से कम 1 साल तक इन 2 ग्राउंड्स पे उस स्थान को खाली नहीं करवा सकते। बाकी किसी अदर ग्राउंड पे करवा सकते हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे नहीं करवाओगे आप। ठीक है, क्लियर? तो ये 1 ईयर है, इसका ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, कई बार पूछा गया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ भाई कौन सा कथन सही है। मैरिड डॉटर इज फैमिली मेंबर, विवाहित पुत्री परिवार की सदस्य है। सब लीज इज नॉट इंक्लूडेड इन लीज, पट्टा में उपट्टा सम्मिलित नहीं है। कोई ऐसी भूमि जो कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग ना की जाती हो तो वह वास स्थान में सम्मिलित होगी। उद्यान वास स्थान नहीं है, बताओ भाई इसका आंसर और बता दो। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो भाई, क्या है सही? भारती, राकेश जी, आंसर प्लीज, क्या आंसर है इसका सही? क्या सही है ये पूछ रहा है, बताओ जरा। विवाहित पुत्री परिवार की सदस्य है, ये सही है क्या आंसर? गलत है, विवाहित पुत्री परिवार की सदस्य नहीं है। दूसरा, पट्टा में उपट्टा सम्मिलित नहीं कह रहा है, जबकि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें तो हमने ये पढ़ा था कि पट्टा में उपट्टा भी शामिल है, यानी कि ये ऑप्शन भी कट गया। उद्यान वास स्थान नहीं कह रहा है, हमने तो ये पढ़ा है कि भाई उद्यान भी वास स्थान में शामिल है, इसका मतलब ये भी कट गया। तो क्या बच रहा हमारे पास? कोई ऐसी भूमि जो कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग ना की जाती हो तो वह वास स्थान में सम्मिलित होगी। तो सही बात है, कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाती है उसको हम नहीं मानते वास स्थान में, लेकिन ये तो वो वाली भूमि की बात कर रहा है ना जो क्या कहता है, जो कृषि उद्देश्य के उपयोग में ना की जाती हो तो वो वास स्थान में, वो वर्ड एकोमोडेशन में सम्मिलित होगी। तो ये तो सही आंसर है, यही तो सही था। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट। ये आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, यस ये लास्ट ऑप्शन था। ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन हमारा था इसका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था 51। ठीक है, तो एमपी अकोमोडेशन के मैंने आपको ये 50-51 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। ठीक है, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि सर सॉल्व करते कहते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज सॉल्व करते कैसे हैं, बाकी आपके पास मार्केट में कोई भी एमसीक्यूज बुक आप होगी, ऑनलाइन मिल जाएंगे, प्रीवियस निकालो। ठीक है, ये सब आप सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी ऐप पर क्या होगा, एक जल्दी से हम एक नया स्टार्टअप एक शुरू कर रहे हैं। ऐप पर यह रहेगा आपको पर डे के 10 क्वेश्चन, पर डे के 5 या 10 क्वेश्चन का रखेंगे, 10 क्वेश्चन का रखेंगे कम से कम। पर डे के 10 क्वेश्चन आपको ऐप पे मिलेंगे, डेली क्विज के नाम से रहेगा, डेली डोज डेली क्विज ऐसा कुछ रहेगा। आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जिससे कि आपका एक एमसीक्यू साथ ही साथ तैयार होता जाएगा।
ठीक है। अब वो 10 क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के रहेंगे, तो कोशिश ये रहेगी कि जो भी करंट सब्जेक्ट चल रहा है ना, जो भी करंट सब्जेक्ट चल रहा है उसके वो 10 क्वेश्चंस रहा करेंगे, ठीक है। तो वो ऐप से आप जुड़े रहोगे तो कहीं ना कहीं एक एमसीक्यूज आपको ऑटोमेटिक तैयार होता रहेगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन अब मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए है ना, ये हमारा टाइम टेबल है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, अब जीएस की क्लास चल रही है, करंट अफेयर्स है, सारे चल रहे हैं। सिविल जज की क्लास में ये जो हमारा चल ही रहा है 11 से 12 रहता है, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है 11 से 12 सुबह, ठीक है। आप क्या करना है, आपको इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको करना क्या है, आप इसको सत्यादि शर्मा क्लासेस प्ले स्टोर पर जाएंगे, ठीक है। आपके पास अगर आईफोन यूज़ करते हैं तो आपका ऐप सेपरेट रहता है, उसका ऐप स्टोर वहाँ से ले सकते हैं। वो दोनों जगह आपको ये सत्यादि शर्मा क्लासेस के नाम से ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करके आप जाओगे, सिविल एमपी सिविल जज का सिविल जज के नाम से कोर्स मिल जाएगा, दिख जाएगा। बाई नाउ करोगे, बाई नाउ करोगे तो 1999 का मात्र कोर्स है। इससे सस्ता मुझे नहीं पता लगता, शायद कभी कोई कोर्स हुआ है ना होगा सिविल जज का, इससे सस्ता है ही नहीं है, ठीक है। तो 2000 रुपए में पूरे 12 सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिल रहे हैं एमपी सिविल, इससे ज्यादा क्या होगा, ठीक है। तो ये आप समझिए, इसको आप इसके अलावा अभी करंट डेज में, अब ये कूपन कब तक है ये मैं नहीं कह सकता, हो सकता है आज ही हटा लिया जाए, हो सकता है 10 दिन बाद भी मिल जाए, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि परमार सर कैपिटल लेटर में आप टाइप करोगे परमार सर बिना स्पेस दिए 20, तो 1999 का जो कोर्स है उस पर 20% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। तो ये कोर्स आपको मात्र कितने में मिल गया, मात्र 1800 रुपए में 2000 वाला, ठीक है। ऑफलाइन की अगर बात करोगे, ऑफलाइन की अगर आप बात करते हो तो ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में आपको सुबह 9 से 11 2 घंटे की क्लास रहती है, ठीक है। नवलखा सेंटर इंदौर जो है वहां पे हमारी क्लास रहती है, उसकी फीस 35,000 है। इसकी तो आपको मैंने आपको बताई दी। अंतर रहता है थोड़ा सा ऑनलाइन ऑफलाइन, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स आपका रहता है, कन्वर्सेशन अच्छा होता है, चीजें काफी फायदे रहते हैं। तो आप लेकिन अगर आप देखो इंदौर में अगर आप हैं, अगर आप इंदौर के रेजिडेंस हैं या आप इंदौर आ सकते हैं पढ़ने के लिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं आपको दूंगा, आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लो। लेकिन आप आउटसाइड बाहर हैं, मतलब जो है इंदौर के बाहर हैं, कुछ पर जैसे कुछ महिलाएं भारतीय जी हैं, जैसे छोटी बच्ची नहीं आ सकते हैं ना, ऐसी परिस्थितियां, तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लें, ठीक है। दोनों में से जो भी एक क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि यूट्यूब पे क्लास आप ये मान के चलो, इसके बाद एक MPLRC स्टार्ट करेंगे मंडे से, तो उसकी एक क्लास आपको शायद 1 या 2 मिल जाएगी यूट्यूब पे, बाकी फिर सिर्फ ऐप पे ही रहेगी और ऑफलाइन हमारा चल ही रहा है, ठीक है। चलिए, बाकी किसी का कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकता है, कुछ भी कैसा भी, कि सर सिविल जज के लिए क्या कैसे क्या, कोई भी डाउट मन में आ रहा हो आपके, प्लीज यू कैन आस्क, है ना। ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप अगर आपका कोई डाउट है तो बताइए, नहीं फिर क्लास आज की वाइंड अप करते हैं। कोई डाउट है किसी का, एनीवन, नो, चलिए थैंक यू, है ना। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।